बैठक की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। और तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और तमाम जानकारियाँ भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अधिकारियों के साथ ये बैठक, आपको तस्वीर बैठक की, भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ ये बैठक, जहाँ बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक, और बैठक में आपको बता दें कि भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए बैठक की तस्वीर। तो लखनऊ में ये बैठक की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे रहे हैं और तमाम डाक सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक की ये तस्वीर। और बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिए जा रहे हैं। आपके साथ में आई एम लखनऊ से प्रोफेसर सब्यसाची सिन्हा और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले महाकुंभ से संबंधित एक छोटा सा जो वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत करूं। जो लोग वहाँ जा नहीं पाए हैं उन लोगों को इसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। 2025 प्रयागराज की तो सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक, जहां भारतीय डाक सेवा को लेकर ये बैठक हो रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिया जा रहा है। तो बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ सीएम की महत्वपूर्ण बैठक। और महाकुंभ का जिक्र भी सीएम ने किया है, जहां बैठक से पहले सीएम ने कहा कि महाकुंभ की कुछ झलकियां, जिस पर सभी अधिकारी नज़र डाल रहे हैं। तो सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक ये है और अधिकारियों के साथ बैठक कर ज़रूरी दिशा निर्देश सीएम दे रहे हैं। सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ का सफल आयोजन सुव्यवस्था की हर कसौटी पर खरा उतरा। अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के सन्यासियों, साधु संतों की शोभा यात्रा, परंपरागत नगर प्रवेश, अमृत स्नान, कल्पवासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और संगम तट पर सनातन का जय घोष। दिन और रात को एक जैसा बनाने वाली जगमग व्यवस्था की कहीं कोई तुलना ही नहीं थी। राजनीति के क्षेत्र से लेकर रुपहले पर्दे और खेल जगत की हस्तियों समेत अनेक विशिष्ट अतिथि, 100 से ज्यादा देशों से आए विदेशी नागरिकों एवं राजनयिकों ने महाकुंभ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुभव किया। महाकुंभ के डिजिटल प्रारूप ने युवाओं को आध्यात्मिक आयोजन की ओर आकर्षित किया। AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट, गूगल नेविगेशन, शौचालयों की साफ सफाई के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था, चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं युवाओं को संगम तट तक खींच लाई। ऐसी सुव्यवस्था का निर्माण आसान नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नवंबर 2022 से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटकर हर जरूरी सुविधा से युक्त एक अस्थायी महानगर स्थापित करने की रूपरेखा तैयार हुई।
अवसंरचना निर्माण से लेकर ठहरने खाने से लेकर शौचालय, स्ट्रीट लाइट्स और पेयजल पाइपलाइन तक हर तरह की बुनियादी सुविधाएं जुटाई गई। श्रद्धालुओं के आवागमन को बसों की भीड़ों, नए बस स्टॉप्स, स्पेशल ट्रेन समेत 16,000 रेलगाड़ियों ने सुगम बनाया तो हवाई मार्ग से आए श्रद्धालुओं की यात्रा को प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल ने आसान कर दिया। 66 करोड़ से ज्यादा की भीड़ के बावजूद किसी आपराधिक घटना का न होना भीड़ के सुव्यवस्थित तरीके से संगम की घाटों तक पहुंचने के पीछे स्मार्ट पुलिसिंग, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट की विस्तृत योजना का बड़ा हाथ रहा। इसके लिए कुल 75,000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट के लिए टीएम संचालित कैमरे, ड्रोन की निगरानी की तो जल क्षेत्र में सुरक्षा देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस का 24 घंटे का सजग पहरा था। दुनिया में आस्था आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए तो दुनिया के अंदर कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। अनुमान है कि होटल इंडस्ट्री से करीब 40,000 करोड़, खाने पीने की दुकानों से करीब 20,000 करोड़ और टूर, ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट से करीब 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ। प्रयागराज के 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों और कस्बों में भी व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक पर्यटन पथ से आस्था से आर्थिकी को जोड़ने के नए अवसरों का निर्माण हुआ। कोई संदेह नहीं कि सनातन धर्म के महाकुंभ पर्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सर्वोच्च रूप में भारतवर्ष में एकता, समरसता और समता के नए सूर्य का उदय करने वाले लोकोत्सव के रूप में इतिहास में अपना स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। महाकुंभ का ये आयोजन हमारे लिए तो पहला अवसर था, लेकिन इसका एक छोटा रूप 2019 में हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमारी सरकार ने उसी धरती पर संपन्न किया था। कुंभ सामान्य रूप से यह हजारों वर्षों की भारत की विरासत का हिस्सा रहा है, लेकिन इसके बारे में लोग ये मान चुके थे कि कुंभ का मतलब जहाँ भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, गंदगी हो। आज के समय में लोगों की इस धारणा के विपरीत कुछ नया करके हम दिखाएं, क्योंकि जब हम लीक से हट करके करते हैं तो ही लोगों के लिए वो स्मरणीय बन जाता है। जब हम लकीर का फकीर बनते हैं तो लोग उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जब भी हम समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई बहाना मिलता है। लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो उसके अनेक रास्ते मिलते हैं और यही समाधान ही इनोवेशन है। प्रयागराज कुंभ 2019 में यही बात हमारे सामने थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी। जुलाई 17 में मेरी प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा हुई कि प्रयागराज में
कुंभ का आयोजन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए, दुनिया की एक ऐसी घटना के रूप में क्या इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके प्रति पूरी दुनिया आकर्षित हो। यद्यपि यह आयोजन भारत के सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक आयोजन है, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है। हमने अपनी टीम से आकर के हम बैठक शुरू की, बातचीत शुरू की। तब तक हमारी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी उस दौरान कि क्या इसमें हेड्स ऑफ द मिशंस को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न देशों के जो मिशन हैं उनको इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी चर्चा की और मेरे मन में एक बात सामने आई थी। मेरे सामने 2013 का कुंभ भी था। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। तो मेरे मन में ये बात आई कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजन में भाग लेने के लिए आए और उनकी भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। और फिर हमने इस बारे में कहा, क्योंकि मुझे उससे पहले कई बार कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए होता क्या था वहां पे, जैसे शौचालय भी बनते थे, तो पूरा आयोजन तो गंगा के तट पर बालू में होता है, तो सीट को बालू में ऐसे डाल दिया जाता था और अधिक दिनों, जैसे सप्ताह 10 दिन कोई व्यक्ति रहे तो वहाँ बदबू आनी शुरू होती थी और उसके बाद मक्खी मच्छर ये सब शुरू होते थे, फिर बीमारी शुरू होती थी। तो हम लोगों ने इस बारे में कहा क्या कोई समाधान हो सकता है कि हम लोग ऐसे टॉयलेट बनाएं जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके। बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने उस समय 1 लाख टॉयलेट ऐसे तैयार करवाए और उन्हें उतने ही टॉयलेट थे, उतने टैंक भी बनाए, तैयार किए गए और नियमित रूप से उनकी सफाई के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा गया है। ये कहीं भी एक भी सीवर या एक भी टॉयलेट का कोई भी लिक्विड गंगा या यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए कर्मचारी तैनात किए गए और ये राउंड द क्लॉक सफाई होगी। जब मुख्य स्नान है, भीड़ है, उस दौरान संभव नहीं, लेकिन जैसे भीड़ छंटे सफाई का कार्यक्रम हमारा चलता रहे। दिन में भीड़ है तो रात्रि में सफाई हो, कहीं भी कोई कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए।
नदी हो, आश्रम हो, घाट हो या फिर किसी भी अन्य स्थल पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हर एक शिविर में हो सके, हम वाटर एटीएम की स्थापना कर सके, इस कार्यक्रम को भी उसके साथ जोड़ा गया। और आयोजन तो 55 दिन का था 2019 में, लेकिन मैंने तैनाती उससे भी 2 महीने पहले सभी कर्मचारियों की वहां पे की थी, जिससे इनकी ट्रेनिंग कराई जा सके, इनके लिए स्पेशल कोर्स, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स वहां पे चलाए जा सके कि इस बड़े आयोजन को संपन्न करने के लिए उनको कैसे तैयार होना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी उसके साथ तय की गई थी। टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने उस समय उपयोग किया था, और इससे भी महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था, और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हाँ, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है, तो पुलिस का व्यवहार उस समय मायने रखता है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के प्रति आम जन के मन में एक अविश्वास जैसा भाव होता है। इस अविश्वास को दूर करना, पुलिस के लोगों का 4 महीने से काउंसलिंग की गई, उनकी स्पेशल कोर्सेज उनके चलाए गए, स्पेशल क्लासेस ली गई कि भाई देखो, पब्लिक कभी कभी गुस्सा होती है, होगी, क्योंकि होगा क्या कि मुझे मालूम था कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, ये महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। अब जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कभी पैदल चला नहीं है, और उसको कोई पुलिसकर्मी रोकेगा तो झल्ला ही जाएगा। उन स्थितियों में गुस्सा नहीं होना है, हाथ जोड़ करके उसको समझाना है, उसको बैठने की व्यवस्था करनी है। इन सभी चीजों के लिए उन्हें तैयार किया गया। ये सभी आयोजन करने के लिए हम लोगों ने फिर 19 का, हमारे पास एक उदाहरण था कि 19 के प्रयागराज कुंभ ने एक संदेश दिया था स्वच्छता और सुव्यवस्था का। टेक्नोलॉजी का कुछ हमने हद तक उपयोग किया था, उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही 25 ये महाकुंभ होगा, इसमें भीड़ उससे ज्यादा होनी है। इतना ज्यादा भीड़ होगी ये हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता था कि 24 की तुलना, यह 19 की तुलना में दुगनी भीड़ होगी, दुगनी। तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई। एक मैंने नवंबर 2022 में जो पहली बैठक ली थी, एक सामान्य बैठक ली थी, उस समय कोई तैनाती हमने किसी अधिकारी की नहीं की थी, लेकिन शासन के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक ली थी। उस समय मैंने कहा था कि भाई देखो, ये मान के चलिए कि हमारे पास 1 वर्ष का समय है, दिसंबर 2023 से एक्टिविटीज वहाँ प्रारंभ हो जाएंगी। हमें ये सभी कार्य हर हाल में 10 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करने होंगे, और ये आयोजन सफल तब होंगे क्योंकि हम महाकुंभ को तो एक टेम्परेरी सिटी में आयोजित करेंगे, लेकिन उसका सपोर्टिंग सिस्टम होगा प्रयागराज सिटी।
प्रयागराज सिटी के एक व्यवस्थित डेवलपमेंट प्लान को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अंतर क्या होता है, जब लोगों को विश्वास पहले नहीं होता है तो लोगों में काफ़ी अनरेस्ट होता है, और जब पब्लिक को विश्वास होता है तो उसके बाद कोई अनरेस्ट नहीं होता है। 2019 में जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो सिटी के अंदर के अतिक्रमण को हटाने के लिए, सिटी के अंदर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैं वहाँ पर पहली 2-3 बैठक ली, सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, मंत्रीगण मौजूद थे, अच्छी बैठक हुई। लेकिन जब हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो एक एक करके विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने, फिर मंत्रियों ने, फिर बैठक से वॉकआउट हो गया उन लोगों का। और मुझे लगता है कि कुंभ आयोजन के पहले के 6 महीने ऐसे थे जिनमें उन लोगों ने मेरे साथ किसी बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। ये 2019 की स्थिति थी। उन लोगों ने कहा कि साहब आप पूरे प्रयागराज सिटी को उजाड़ रहे हैं। मैंने कहा उजाड़ूंगा नहीं, इसको ठीक करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कुंभ के पहले ठीक हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो काम तो उसी स्पीड से कर रहा हूं कि कुंभ के पहले मैं इसको ठीक कर दूंगा। खैर, अगर मैं उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ज़्यादा सुनता तो लगता था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा भी नहीं, मुझे ठीक करना है, और मैं उस समाधान की तरफ ही आगे बढ़ता रहा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था, तो मैं शाम को जाता था। यहाँ से शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए, और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। ये मेरा क्रम लगातार चलता था 2019 में। लेकिन जब सिटी की शकल सूरत बदल गई, सिटी में डेवलपमेंट के कार्यों को देखा लोगों ने, तो लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, सिटी में कुछ अच्छा हुआ है। और 2025 के महाकुंभ के पहले मैंने उससे दोगुना काम किया है प्रयागराज में, और कोई विरोध नहीं था। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। तो पब्लिक का ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इन सभी आयोजनों में। और परिणाम क्या था, हम लोगों ने उसके स्केल को बढ़ाया। जैसे प्रयागराज में हम लोगों ने मेले के दायरे को बढ़ाया। 2019 में जितना था, हमने कहा लगभग इसका दोगुना करने का प्रयास करो। 2000 हेक्टेयर में था, यानी 5000 एकड़ में, तो इसको 10,000 एकड़ में बना दो। टॉयलेट 1 लाख थे तो उसको 1.5 लाख करो। संस्थाएं 6000 थीं तो इस बार 8000 आएंगी। 1 लाख टेंटेज थे पहले, 60,000 टेंटेज थे पहले 19 में, इस बार मान के चलो कि 1 लाख से ऊपर आएंगे। पेंटोन केवल 22 थे, उसको 30 किया गया। यानी हर एक के दायरे को बढ़ाया गया। पार्किंग स्पेस 5000 एकड़ में केवल पार्किंग के 6 अलग अलग स्थल हर रूट पे दिए गए थे, जिसमें 6 लाख बसेज और 4 व्हीलर को हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं
हम लोग चूकेंगे, क्योंकि मुझे आशंका थी कि भीड़ इससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें इसको बढ़ा के 10 लाख तक करना था, लेकिन प्रयागराज उसके आसपास स्पेस नहीं था। तो हम लोगों ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्ज़ापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, इन जनपदों में भी कुछ पार्किंग स्पेस दिए थे और होल्डिंग एरिया तैयार किए थे। रेलवे 2013 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, 42 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो रेलवे का मुख्य जंक्शन के साथ साथ 9 अन्य स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया। प्रयागराज में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया, सिविल टर्मिनल का, होल्डिंग एरियाज बनाए गए। रेलवे स्टेशन के साथ साथ बाहर भी, कि अगर बाई चांस किसी रेलवे स्टेशन पर 5 लाख की भीड़ एक साथ आ गई, रेलवे स्टेशन की सामर्थ्य 3 लाख की है, तो हम 2 से लेकर के 5 लाख अन्य लोगों को होल्डिंग एरिया में रोक करके उनके लिए व्यवस्था दे सकें। हमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं 2 चीजों का स्वभाव होता है। देखिए, ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी स्नान करने के लिए आ रहा है, एक श्रद्धा भाव उसके अंतःकरण में होती है, उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं होता है। वो केवल अपने लक्ष्य तक जाना चाहता है, और उसकी गति और नदी के जल की गति एक जैसी होती है। अगर आप बहते हुए पानी को रोकेंगे तो या तो उसमें करंट होगा तो उसको तोड़ेगा, और नहीं तो अगल बगल कहीं फैलेगा। अगर आपने उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है तो अगल बगल के क्षेत्रों में जहां वो फैलेगा वहां पे उसका नुकसान होगा। ऐसी भीड़ का कैरेक्टर भी होता है। आप उसको उसकी राह पर उसके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग दीजिए, और जब भी आप उसको उसके गंतव्य के मार्ग पर को बाधित करने का प्रयास करेंगे और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पैदा होगी, तो वह अगल बगल के क्षेत्र में फिर जैसे ही बिखरेगी, तो अगर वहाँ पे होल्डिंग एरिया नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टैम्पेड होने की खतरे होते हैं। ये अक्सर होता है। लेकिन धार्मिक भीड़ जो सचमुच आध्यात्मिक भावना से उत्प्रोत होती है, वो अत्यंत अनुशासित भी होती है। आपने देखा होगा 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1-1:15 बजे से, यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है, और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। आप अनुमान करिए, जहां पे पूरी सिटी, जिस सिटी की क्षमता केवल 25 लाख की हो, उस सिटी के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोग हों। मेला क्षेत्र में जिसमें रहने के लिए हमने केवल 25 लाख लोगों की व्यवस्था की है, उस मेले क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक की भीड़ हो, आने वाले सभी मार्गों पर भीड़ हो। और यह स्थिति तब थी जब हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, इन सभी में जो होल्डिंग एरिया और पार्किंग
के स्थल चिन्हित किए थे, इनमें 2 लाख से अधिक वाहन हमने वहां खड़े करके रखे थे। ये 2 लाख वाहनों में लगभग 2 करोड़ से अधिक पब्लिक वहां मौजूद थी।